हेलो एवरीवन, मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है हमारा स्पेक्ट्रम की बुक में। पार्ट नंबर 8 चल रहा है आज, जो हम रीड करेंगे रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में। तो आज हम बात करेंगे सत्यशोधक समाज एंड ज्योतिबा फूले की, एंड उसके साथ साथ हम कुछ और भी चीज़ें देखेंगे। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम। तो ये जो स्लाइड्स हैं ये मैंने प्रीवियस आपके पार्ट्स में कवर किए हैं, तो उसे जाके भी आप ज़रूर देखिएगा। तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने ये जो है वो कवर किया था, एंड आज हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट पॉइंट की। ठीक है, तो इसमें जो ये ज्योतिबा फूले थे, ठीक है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? माली गार्डनर कम्युनिटी से। ठीक है, एंड पावरफुल मूवमेंट इनके द्वारा चलाया गया अगेंस्ट द अपर कास्ट डोमिनेशन एंड द जो ब्राह्मण सुप्रीमेसी करते थे कि ब्राह्मण जो है वो सुपीरियर होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं, तो उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। ठीक है, तो ये किसके अगेंस्ट थे? एक तो अपर कास्ट जो डोमिनेट करती थी लोअर कास्ट को, उनको, प्लस जो ब्राह्मणिकर सुप्रीमेसी थी उसके खिलाफ थे। ठीक है, और जो फूले थे उन्होंने फाउंड किया था ये सत्यशोधक समाज। कब किया था वो ज़्यादा आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा बनाया गया था एंड कब, वो भी पता होना चाहिए। 1873। ठीक है, अगर इंग्लिश में इसका नाम पूछे तो क्या होगा? ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी। ठीक, एंड इसके जो लीडरशिप थी समाज की, फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस, मतलब जो लीडर्स थे इस समाज के वो कहाँ से इन्होंने चूज़ किए? बैकवर्ड क्लासेस से ही, जैसे आपके मालीज हो गए, ठीक है, तेलीज हो गए, एंड कुनबीज हो गए, सारीज, डांगर्स। तो ये सब जो है इसमें इन्होंने लीडर्स लिए। और मेन एम क्या था मूवमेंट का? कि सोशल सर्विस करनी है। ठीक, सेकंड कि एजुकेशन प्रोवाइड करनी है वुमेन्स को प्लस लोअर कास्ट पीपल को। ठीक है, अगर वो इन चीज़ों से जागरूक होंगे तभी हमारे समाज से ये जो इल्स हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं। जो फूले के जो वर्क है उनमें मेन चीज़ आपको ये चीज़ें याद रखनी है। पहला है सार्वजनिक सत्य धर्म। ठीक है, पहला सार्वजनिक सत्य धर्म, दूसरा गुलाम गिन। तो ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है कि फूले के कौन कौन से वर्क हैं, या फिर ये बताइए किसके वर्क हैं। तो ये ज्योतिबा फूले के राइटिंग्स में आती हैं। ठीक है, ये एक सोर्स बनते हैं और इंस्पिरेशन का कॉमन मासेस के लिए। ठीक है, जो आम लोग होते हैं उनके लिए ये एक तरह से इंस्पिरेशन का काम करती है। तो जो फूले थे वो यूज़ करते थे सिंबल ऑफ द राजा बाली एज अपोज टू ब्राह्मण सिंबल ऑफ रामा। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा सिंबल वो यूज़ करते थे? राजा बाली का। किसको अपोज करने के लिए? ब्राह्मण सिंबल ऑफ रामा को। ठीक है, जैसे राम उनके जो भगवान थे उनको अपोज करने के लिए ये ज्योतिबा फूले किसका यूज़ करते थे? कौन से सिंबल का? राजा बाली। ठीक है, अच्छा, फूले एम टू कंप्लीट द एवोल्यूशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे ये सोशल हमें इविल्स को दूर करना है ना, तो उसमें आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि इन्होंने किसके ऊपर फोकस दिया था? कि जो कास्ट सिस्टम है उसको हटाया जा सके, एंड सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो लानी बहुत ज़रूरी है, और इन इक्वालिटी को मिटाना बहुत ज़रूरी है। और वो बिल्कुल खिलाफ थे किस चीज़ के? संस्कृत हिंदुइज़्म के। तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। अगेंस्ट थे किसके? संस्कृत हिंदुइज्म। ठीक, उसके बाद इनका जो मूवमेंट था वो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी देता था किसको? डिप्रेस कम्युनिटीज़ को एज अ क्लास अगेंस्ट द ब्राह्मण्स, क्योंकि ब्राह्मण्स जो थे वो एक्सप्लॉइट करते थे उनको लोअर कास्ट को। इसलिए ये इनका जो मूवमेंट था वो एक तरह से आइडेंटिटी देता था कि हम भी कुछ हैं और हम भी किसी से दबके नहीं रहेंगे। तो फूले ने और क्या क्या किया? काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं वो ओपन किए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलके एक स्कूल, गर्ल्स स्कूल खोला। कहाँ पे? पूना के अंदर। एंड ये पायोनियर भी माने जाते हैं किसके? विडो री मैरिज मूवमेंट इन द महाराष्ट्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोपालाधारी देशमुख लोहितावाड़ी। ठीक है, तो ये ज्योतिबा फूले के बारे में आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। एक बार इसे दोबारा से देख लेते हैं। माली कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे। ऑर्गेनाइज किया इन्होंने पावरफुल मूवमेंट किसके खिलाफ? अपर कास्ट डोमिनेशन एंड द ब्राह्मणिक
कल सुप्रीमेसी और फिर सत्यशोधक समाज इन्होंने 1873 के अंदर ओपन किया, जिसको बोला जाता है ट्रुथ सीकर सोसाइटी। ठीक है, इनमें जो लीडर्स थे वो बैकवर्ड क्लासेस से ही आते, जैसे मालिस, तालिस, कुनबिस, सारिस, डांगर्स। ठीक है, मेन इस मूवमेंट का मतलब वो क्या था, एम क्या था, सोशल सर्विस करनी है और एजुकेशन देनी है वुमेन्स को या लोअर कास्ट को। इनके जो वर्क्स थे वो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। ठीक है, सार्वजनिक, सत्य, धर्म और गुलामगिन। उसके बाद ये जो थे इनका वर्क जो था वो एक तरह से इंस्पिरेशन बनता है कॉमन मासेस के लिए कि हमें कैसे सामने आना है और अपने विचारों को प्रकट करना है। फूले ने जो सिंबल यूज़ किया वो था राजा बाली। ठीक है, किसके अगेंस्ट में, ब्राह्मण सिंबल जो कि रामा का था। उसके बाद फूला का ये ज्योतिबा फूले के एम यही था कि हमें कास्ट सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर देना है एंड सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को भी बिल्कुल मिटा देना है और इक्वालिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। ही वॉज अगेंस्ट द संस्कृत हिंदुइज्म। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद इन्होंने एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट कर दी, किसके, अमंग द डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़। ठीक है, और उसके बाद जो फूले थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्कूल भी ओपन किए, उनकी वाइफ के साथ मिलकर उन्होंने एक गर्ल्स स्कूल ओपन किया, कहाँ पे, पुणे के अंदर। एंड इनको पायोनियर ऑफ द विडो रीमैरिज मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी बोला जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं गोपालाधारी देशमुख लोकितावाड़ी। ठीक है, ये इन्होंने एडवोकेट किया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑन द रैशनल प्रिंसिपल एंड द मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक सेकुलर वैल्यूज़। तो इन्होंने किन किन चीज़ों पे अपने विचार प्रकट किए, रैशनल प्रिंसिपल्स, मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक सेकुलर वैल्यूज़। और इन्होंने अटैक किया, किस चीज़ को अटैक किया, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, जो पुराने ट्रेडिशनल वेज चले आ रहे हैं उनको इन्होंने अपोज किया एंड सपोर्ट किया कि सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी होनी चाहिए। सपोर्ट किया सोशल प्लस रिलीजियस इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने ये भी बोला, इफ़ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज रिलीजन। अगर आपका जो रिलीजन है वो सोशल रिफॉर्म को नहीं मानता और पुराने विचारों से ही चलने की आज्ञा देता है तो उस रिलीजन को ही चेंज कर देना चाहिए। ये इनके वर्ड्स थे, तो आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी रूप में ये क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होके आ सकता है कि ये किसके व्यूज़ थे एंड इन्होंने अटैक किया, ये सपोर्ट करते सोशल रिलीजियस इक्वालिटी को। ये भी लाइन आ सकती है, रिलीजन डजंट सेक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज द मूवमेंट। ये किसकी लाइन है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है गोपाल धारी देशमुख जी का ये है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हमारा है गोपाल गणेश अगरकर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे ऑफ पावर ऑफ ह्यूमन रिलीजन। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि हमें बिल्कुल ब्लाइंडली डिपेंडेंस नहीं रहना चाहिए, किसके ऊपर, ट्रेडिशन के ऊपर, फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें ट्रेडिशन के ऊपर बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए, मॉडर्न आइडियाज़, मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ को भी अपनाना चाहिए एंड जो हमारे पास फॉल्स ग्लोरिफिकेशन है पास्ट की उसके ऊपर भी हमें बिल्कुल टिक के नहीं रहना चाहिए और अपना फ्यूचर जो है वो मॉडर्न लाइंस के ऊपर भी लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये इनके बारे में इतना सही था। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की। तो ये जो है 1905 के अंदर किसने जो है वो फाउंड किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि एक लिबरल लीडर थे, किसके, कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, उन्होंने ये फाउंड किया था 1905 के अंदर। एंड उसके बाद इनका जो सोसाइटी का एम था वो ये था कि हमें ट्रेन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस जो सोसाइटी का एम क्या था, तो इसका एम था कि हमें ट्रेन करना है नेशनल मिशनरीज़ को, किस चीज़ के लिए, सर्विस, जैसे सोशल सर्विस होती है ना भारत की लोगों की, तो सर्विस ऑफ द इंडिया के लिए ये हमें ट्रेन करना है नेशनल मिशनरीज़ को। ठीक है, और प्रमोट करना है बाय ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल। एंड उनको प्रिपेयर करना है कि सेल्फलेस वर्कर्स के लिए, कैडर ऑफ द सेल्फलेस वर्कर हु वर टू डिवोट देयर लाइव्स टू द कॉज ऑफ द कंट्री इन द रिलीजियस स्पिरिट। उसके बाद क्या हुआ कि गोखले की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद 1915 के बाद इस जो सोसाइटी है उसको कौन आगे लेके चला या फिर प्रेसिडेंट बना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, श्रीनिवास शास्त्री। फिर
बाद में ये जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछा जा सकता है, ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? पहला क्वेश्चन गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा क्वेश्चन कब किया गया था? 1905 में। एम क्या था? कि हमें ट्रेन करना है नेशनल मिशनरीज को, कि सर्विस ऑफ द इंडिया के लिए उनको ट्रेन किया जाए, ठीक है, और वो डिवोट कर सकते भारत के लिए, वो अपनी जो है वो देनी चाहिए उनको, लाइफ का कुछ हिस्सा जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1950 में जब इनकी डेथ हो जाती है गोपाल कृष्ण गोखले की, देन इसको कौन लेके चलता है आगे? प्रेसिडेंट कौन बनता है? श्रीनिवास शास्त्री जो है वो उनके प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही था, आप इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है सोशल सर्विस लीग, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बॉम्बे के अंदर ये खोला गया था, किसके द्वारा? गोखले के ही एक फॉलोअर थे, नाम याद रखेंगे आप, नारायण मालहर जोशी, इन्होंने इसे फाउंड किया था बॉम्बे के अंदर। इसका एम भी आपको पता होना चाहिए कि सिक्योर करना है मासेस को वो बेटर एंड रीजनेबल कंडीशन ऑफ लाइफ एंड वर्क, ठीक है। मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, फॉर मासेस बेटर एंड रीजनेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड वर्क। अच्छा, इसमें क्या था कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स, लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स, ठीक है, डे नर्सरीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सब कुछ खोला इन्होंने, ठीक है। इनकी एक्टिविटीज़ में ये भी था कि पुलिस, कोर्ट, एजेंट्स वर्क, लीगल एड अगर किसी को चाहिए, एडवाइस चाहिए अगर किसी को, किसी मतलब गरीब को या फिर इलिटरेट को, तो ये भी वो प्रोवाइड करवाते थे। स्लम ड्वेलर्स के लिए भी था जगह, ठीक है। फैसिलिटीज़ फॉर द जिम्नेशिया एंड थिएटिकल परफॉर्मेंसेस, सैनिटरी वर्क भी होता था, मेडिकल रिलीफ एंड बॉयज़ क्लब भी वहाँ पे बनाए गए, स्क्वाड कॉर्प्स भी बनाए गए। तो जोशी ने फिर आगे चल के क्या फाउंड किया? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इन जब ये भी नाम आएगा कि इसमें किसका योगदान रहा, तो आपको इनका नाम वहाँ पे भी याद रखना, नारायण मालकर जोशी, ठीक है। तो ये कब? 1920 में। आपको पता है कि ये इस्टेब्लिश हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो उसमें भी इनका नाम आएगा। तो ये इनका नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नारायण मालकर जोशी ने मतलब फॉलोइंग में से क्या क्या में अपने हिस्सेदारी दी है, तो सोशल सर्विस लीग एंड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रामकृष्ण मूवमेंट, ठीक है। तो अब ये इसकी बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसकी बात कर रहे हैं हम। तो जैसे कि ब्रह्मो समाज था ना, वैसे ही जो है बंगाल के अंदर इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए एक कल्ट ऑफ भक्ति एंड योगा के बेसिस पे ये जो है मूवमेंट चला, और टीचिंग जो थी इसमें वो किसकी थी? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। ये कौन थे? पुअर प्रीस्ट थे। कहाँ पे पंडित थे ये? पुअर पंडित थे। कहाँ पे? काली टेम्पल, ये कहाँ था? दक्षिणेश्वर, कलकत्ता के अंदर, ठीक है। और इन्होंने ही रामकृष्ण मूवमेंट जो है वो फॉर्म किया। इनके 2 ऑब्जेक्टिव थे, कौन कौन से थे? कि हमें जो है टू ब्रिंग इनटू द एग्जिस्टेंस अ बैंड ऑफ मॉन्क्स डेडिकेटेड टू अ लाइफ ऑफ रिनंसिएशन, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, फ्रॉम अमंग हुज टीचर्स एंड वर्कर वुड बी सेंट आउट टू स्प्रेड द यूनिवर्सल मैसेज, कि हमें जो है वो लोगों को, टीचर्स को, वर्कर्स को बाहर भेजना चाहिए एंड स्प्रेड करनी चाहिए यूनिवर्सल मैसेज को, ठीक है, कि हमें कैसे स्पिरिचुअलिटी जो है वो हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड किस चीज़ का मैसेज की बात करें यहाँ पे? वेदांता की, ठीक है, विच इज इलस्ट्रेटेड इन द लाइफ ऑफ द रामकृष्ण। सेकंड जो इनका एम ये था कि डिसाइपल टू कैरी ऑन द प्रीचिंग, फिलैंथ्रोपिक एंड द चैरिटेबल वर्क्स, की हमें कैसे लोगों की सेवा करनी है, लुकिंग अपॉन ऑल द मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, कैसे हम सभी लोगों को साथ लेके चल सकते हैं, चाहे उसमें आदमी, औरतें और बच्चे क्यों ना शामिल हो, किसी भी कास्ट और क्रीड एंड कलर
का वो हो सकता है, सभी को साथ लेके चलना चाहिए। परमाहंस ने हिमसेल्फ ही फाउंड किया था रामकृष्ण मठ, ठीक है। तो रामकृष्ण मठ इन्होंने खुद ही जो है वो इस्टेब्लिश किया था, जिसके अंदर यंग मोनास्टिक डिसाइपल्स को इन्होंने मेन न्यूक्लियस की तरह, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरह इन्होंने उसको रखा था। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था कि जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था वो किसके द्वारा चलाया गया फिर आगे चल के, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, क्योंकि इनकी रामकृष्ण की जो है वो डेथ हो जाती है। एंड फिर उसके बाद वो फाउंड करते हैं रामकृष्ण मिशन, मतलब ये स्वामी विवेकानंद 1897 के अंदर जो है आपका रामकृष्ण मिशन जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कब करते हैं और कहाँ करते हैं, ठीक है। 1897 तो मैंने आपको बता दिया, कहाँ करते हैं, बेलूर कलकत्ता के अंदर। तो ये भी आप याद रखेंगे। परमहंस ये मानते थे कि हमें जो है मुक्ति जो है ट्रेडिशनल वे से मिल सकती है, एंड साथ ही साथ हमें वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन को भी साथ लेके चलना है। ऐसी बात नहीं है कि एक्सट्रीम फॉर्म्स में नहीं जाना, जैसे बुद्धा कहते हैं ना एक्सट्रीम फॉर्म में नहीं जाना। ऐसा नहीं कि सारी संस्कृति भक्ति को भूल के हम सिर्फ मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ चले जाएं, ये भी गलत है। एंड ये भी गलत है कि हम ट्रेडिशन, भक्ति, ये सब को छोड़ के मतलब इन सब को ही फॉलो करें और इसको ना करें। तो ये दोनों एक्सट्रीम चीज़ें गलत है, हमें दोनों को बैलेंस बना के चलना चाहिए। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि फंडामेंटलिज्म ऑफ द वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, एंड ये कहते थे कि ये जो कृष्णा, हरि, राम, क्राइस्ट, अल्लाह, ठीक है, ये सारे जो है ये गॉड के डिफरेंट नेम्स है, लेकिन भगवान तो एक ही है, ठीक है। एंड लेकिन इनको पाने के जो तरीके हैं भगवान को वो अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक ही है, ठीक है। परमाहंस स्पिरिचुअलिटी एंड द कंपैशन फॉर सफरिंग ह्यूमैनिटी इंस्पायर दोज हु लिसन टू हिम, ठीक है। और ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करते थे कि अगर हम किसी आदमी की, मतलब हम संसार में आए हैं तो अगर हम लोगों की सेवा करेंगे तो वही हमारी भगवान की सेवा होगी। सर्विस ऑफ मैन इज़ द सर्विस ऑफ गॉड। तो ये लाइन भी पूछी जा सकती है कि किसकी थी, तो ये परमाहंस की थी, ठीक है। सर्विस ऑफ मैन इज़ सर्विस ऑफ गॉड, तो ये आप बिल्कुल भी लाइन नहीं भूलेंगे, ठीक। उसके बाद अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो इनका नाम ही आपको पहले याद रखना है कि इनका नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। बाद में इनका नाम स्वामी विवेकानंद हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इन्होंने रामकृष्ण का जो मैसेज था वो स्प्रेड किया करते हैं ये, एंड ये बहुत ज़रूरी भी होता है और ये उनके कंटेम्प्रेरी भी थे। एंड इन्होंने प्रीच किया, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने प्रीच किया न्यू हिंदुइज़्म को, ठीक है। इन्होंने टीचिंग ऑफ उपनिषद एंड गीतास की एग्जांपल ले लेके लोगों को समझाया। बुद्धा एंड जीसस जो थे वो भी, उनका भी इन्होंने मैसेज स्प्रेड किया और क्या समझाने की कोशिश की कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं। तो ह्यूमन वैल्यूज़ को ही समझाने के लिए इन्होंने उपनिषद, गीता, बुद्धा, जीसस, इन सब की एग्जांपल ले लेके लोगों को समझाया। वेदांता का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ किया समझाने के लिए, कि उन्होंने माना कि ये फुली रैशनल सिस्टम है विद द सुपीरियर अप्रोच और हमें इसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। तो इसको क्या माना, सुपीरियर अप्रोच, रैशनल सिस्टम माना, इसको सुपीरियर अप्रोच है एंड हमें ये रैशनल सिस्टम को लेके साथ में चलना है। उसके बाद इन्होंने एक मिशन जो है जो बनाया वो एक ब्रिज की तरह काम किया, किस किस के बीच में, एक तो सर्विस जो कि परमात्मा होता है एंड साथ में ही हमारा व्यवहार जिसको हम बिहेवियर बोलते हैं, उन दोनों के बीच में इसने ब्रिज का काम किया, एंड बिटवीन द स्पिरिचुअलिटी एंड डे टू डे लाइफ जो भी हम उसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद इन्होंने ये बिलीव किया कि फंडामेंटल oneness of God and said for our own motherland a junction of the two great system Hinduism and Islam is the only hope। तो ये ऐसी बात नहीं है कि किसी एक रिलीजन के ऊपर इन्होंने फोकस रखा, नहीं, सभी रिलीजन को ये मानते थे कि अगर हमने किसी भी एक रिलीजन को माना ना तो पूरा अच्छी तरह से उसको निभाओ, ठीक है। एंड उसके बाद इन्होंने बोला कि जो ये नॉलेज है, हम जो भी नॉलेज गेन करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है
कि जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं ना, अगर हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो वो एक तरह से यूज़लेस ही है, ठीक है। तो उसको एक्शन में लाना, उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि अपनी जितनी भी नॉलेज है आप सभी सबट्रैक्ट करिए, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा और नॉलेज भी जो है वो गेन होगी। और ये बिल्कुल इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे, जैसे टच मी नॉट एटीट्यूड ऑफ हिंदूज इन द रिलीजियस मैटर, ठीक है। उसके बाद ही फ्लॉन्ट एट द रिलीजियस टेक्निक अप्रूवल ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द पुअर बाय द रिच, और ये बिलीव करते थे कि ये भगवान की इंसल्ट होगी अगर हम ह्यूमैनिटी को जो है वो साथ लेके नहीं चलेंगे और सेवा भाव नहीं रखेंगे अपने व्यवहार के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर। उसके बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस दिया वो वही लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्री थिंकिंग, तो ये चीज़ पे भी इन्होंने ज़्यादा एम्फसाइज़ किया। उसके बाद जो विवेकानंद थे वो एक ग्रेट ह्यूमन तो थे ही, एंड रामाकृष्ण मिशन भी इन्होंने चलाया था। किस चीज़ के लिए पहले ही बताया, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड द सोशल वर्क के लिए। उसके बाद मिशन, ये इनका जो मिशन था वो किस चीज़ के ऊपर मेनली फोकस करता था, रिलीजियस एंड द सोशल रिफॉर्म, ठीक है। एंड जो विवेकानंद थे वो एडवोकेट करते थे डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस, जो है वो सर्विस ऑफ ऑल बींग्स। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि परमाहंस क्या कहते थे कि अगर हमने आदमियों की सेवा की वही भगवान की सेवा होगी, तो इनका भी कुछ कुछ मानना ऐसा ही था कि डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस, अगर किसी की सेवा भाव करनी है तो वो क्या है, सभी लोगों की सेवा करो, ठीक है। द सर्विस ऑफ जीवा इज़ द वर्शिप ऑफ शिवा, ठीक है। तो ये इनका मेन था। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर हमें लिविंग ऑब्जेक्ट्स की सेवा करनी है तो वही हमारी वर्शिप मानी जाएगी, किसकी, शिवा की, जो हमारे भगवान हैं, ठीक है। लाइफ इटसेल्फ इज़ अ रिलीजन, जो भी हमारे ये ज़िंदगी हमें मिली है ये एक तरह से धर्म ही है, ठीक है। और ये धर्म को हम कैसे निभा सकते हैं, लोगों की सेवा करके। बाय सर्विस द डिवाइन एक्सिस्ट विद इन द मैन, और ये सेवा किसके अंदर है, हमारे अंदर ही सेवा भाव होना चाहिए कि हम दूसरे लोगों की सेवा कर सकें। विवेकानंद वॉज फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। अब वो ऐसी बात नहीं है कि पुराने विचारों के साथ ही वो ये सब कुछ करते हैं, नहीं, मॉडर्न आइडियाज़ को भी उन्होंने फॉलो किया किस एंड यूज़ किया सर्विस ऑफ द मैनकाइंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद मिशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ये सब कुछ भी खोला गया कि मिशन को अच्छी तरह से चलाया जा सके एंड स्प्रेड किया जा सके। उसके बाद नेचुरल कैलेमिटीज़ में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है आगे बढ़ चढ़ के वो किया, सेवा भाग दिखाई। जैसे फेमाइंस आ जाते थे, फ्लड्स आ जाते थे, एपिडेमिक्स होते थे, तो इन सब में भी जब लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं उसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना आगे आके सेवा भाव दिखाया, सर्विस दी। तो साथ साथ ये लोगों को भी कहते थे कि आपको ये सर्विसेज करनी चाहिए। तो मिशन ने ये भी डेवलप कर लिया था, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन ये बन चुकी थी एंड डीपली रिलीजियस बॉडी थी। एंड ये ऐसी बात नहीं थी, ये स्पेशलाइजिंग बॉडी नहीं थी। कहने का मतलब कि ये नहीं कहती थी कि अगर आप हिंदू हैं तो मुसलमान बन जाइए, मुस्लिम है या तो हिंदू बन जाइए। ये कन्वर्जन की बात कभी नहीं करता था। इनका जो मिशन था वो कन्वर्जन की बात कभी नहीं करता था, बल्कि ये कहता था कि अगर आप हिंदू रिलीजन के नहीं हो ना, आप किसी भी रिलीजन के हो, मान लीजिए इस्लाम आप फॉलो करते हो, मुस्लिम हो आप, तो आप उसी चीज़ को अच्छी तरह से निभाएं। अगर आप सिख हो तो आप अपने रिलीजन को ही अच्छी तरह से निभाएं। अच्छी तरह से निभाने का मतलब आप लोगों की, अल्टीमेटली इन सब का मेन एम यही था, सभी रिलीजन का मेन एम यही होता है कि हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो वो यही कहते थे कि अगर आप हिंदुज़म को फॉलो नहीं करते तो आप कम से कम जिस भी रिलीजन के हैं उसको तो अच्छी तरह से आप निभाइए। तो स्ट्रॉन्ग रीजंस थे इनके जो मिशन था वो सक्सेस होने का स्ट्रॉन्ग रीजन था। जैसे आर्य समाज में होता था ना, वैसा नहीं था इनका मिशन। जैसे कि आर्य समाज में क्या था कि वो इमेज वर्शिप के ऊपर फोकस था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। सिंबल्स वगैरह पे, इस पे ज़्यादा ये ध्यान नहीं देते थे। ये फिलोसफी ऑफ वेदांता को बहुत मानते थे, मैंने आपको पहले ही बताया, उसको सुपीरियर मानते थे, ठीक है। ये कहते थे अगर क्रिश्चियन हो ना तो बी अ बेटर क्रिश्चियन, अगर हिंदू हो तो बी अ बेटर हिंदू, अगर सिख हो तो बी अ बेटर सिख, अगर मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम भी एक अच्छे बन के दिखाएँ, ठीक है। उसके बाद जो है अभी इसी में ही चल रहा है हमारा, तो फिर आगे चल के वेरी इंपॉर्टेंट ये आ रहा है कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो है वो कहाँ पे हेल्ड होती है आपकी, शिकागो में। कब होती है,
1893 के अंदर। तो स्वामी विवेकानंद वहाँ पे जाके अपना लेक्चर देते हैं एंड आपको याद ही होगा वहाँ पे इन्होंने ये भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर जैसे बोला था, तो सभी एकदम से क्लैपिंग करने लग गए थे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट था वो एक तरह से इंडिया के लिए। द की नोट ऑफ द ओपनिंग एड्रेस वॉज द नीड ऑफ द हेल्दी बैलेंस बनाने के लिए स्पिरिचुअलिज्म एंड द मटेरियलिज्म के बीच में, एंड हमें न्यू कल्चर की ओर जो है वो फोकस देना चाहिए, जिसके अंदर मटेरियलिज्म ऑफ द वेस्ट एंड द स्पिरिचुअलिज्म ऑफ द ईस्ट जो है दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो एक बैलेंस जो है वो ज़रूर बन जाएगा, ऐसा इन्होंने वहाँ पे बोला था। तो न्यू कल्चर क्या था जिसकी ये बात कर रहे हैं कि हमें जो वेस्ट में आपके पास मटेरियलिज्म है उसका ब्लेंड भी होना चाहिए, एंड जो ईस्ट में स्पिरिचुअलिज्म है उसको भी साथ लेके चलना है, तभी एक न्यू हार्मनी जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, एंड तभी जो है मैनकाइंड में हैप्पीनेस जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो विवेकानंद ने कभी भी पॉलिटिकल मैसेज जो है वो नहीं दिया। ठीक है, हमेशा इन्होंने जो है सोशल सर्विस की ही बात की है। अ न्यू फेथ इन इंडियाज़ कल्चर एंड रेज अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द इंडियाज़ फ्यूचर, एंड इन्होंने एम्फसाइज सिर्फ पर्सनल साल्वेशन पे नहीं किया बल्कि सोशल गुड्स एंड रिफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने हमेशा फोकस दिया है। तो अबाउट हिज प्लेस इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सुभाष चंद्र बोस जी लिखते हैं, सो फार एज बंगाल इज कंसर्न्ड विवेकानंद में बी रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है ये लाइंस किसकी हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था कि बंगाल के अंदर अगर विवेकानंद जी को अगर किसी तरीके से रिगार्ड करना है तो वो ऐसे इनको माना जाएगा कि ये स्पिरिचुअल फादर रहे हैं मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये आपका सारा स्वामी विवेकानंद के साथ यहाँ पे हम आज का लेक्चर जो है वो फिनिश करते हैं, क्योंकि पढ़ाने को तो अभी मैं नेक्स्ट भी पढ़ा देती पर वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं बीच में कनेक्टिविटी तोड़ना नहीं चाहती, एंड अगर अभी पढ़ाया तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में ही हम कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहें एंड आप मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू।